वाइल लूप आपका ये भी एक इटरेशन का कह सके रिपीटेडली किसी भी इटरेशन मीन्स कि किसी भी टास्क को रिपीटेड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो while स्टेटमेंट repeatedly execute a target statement as long as given condition is true। तो कंडीशन यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं और स्टेटमेंट डिफाइन। लेकिन फॉर लूप और while लूप में डिफरेंसेस क्या है? वो डिफरेंसेस ये हैं कि आप भी जब भी डिफाइन करते हो, जब भी हम डिफाइन करते हैं while स्टेटमेंट, तो इसमें एक कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं और कंडीशन जब तक सेटिस्फाई करता है तब तक वो एग्जीक्यूट होगा। अब डिफरेंस क्या है फॉर लूप और while लूप में? तो फॉर लूप क्या है, हमको पहले से जो स्टेटमेंट मतलब कि हमको जो पहले से पता है कि इतने नंबर ऑफ लूप चलने हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ नोन इटरेशन के लिए फॉर लूप बेटर होता है। और while क्या पर जहाँ पे नंबर ऑफ अननोन इटरेशन है वहां पर क्या बेटर होता है? while लूप होता है, while। ठीक है। तो while लूप एंड डू while में फॉर लूप में ये डिफरेंसेस है कि फॉर लूप नंबर ऑफ नोन इटरेशन के लिए होता है और while लूप नंबर ऑफ अननोन इटरेशन के लिए होता है, जहां पर आपको अननोन टाइम आप इटरेशन करने हैं कि आपको पता ही नहीं कि कितने टाइम इटरेशन करने हैं। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो वो चीज डिफाइन करनी है कि यहाँ पे सारी चीजें डिफाइन। नेक्स्ट, आप कैसे अप्लाई करेंगे इस पे? तो हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सिंपल काउंटर भी बना सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे while loop। ठीक। अब इसके अंदर मैं एक फाइल बना लूंगा while loop के अंदर। वेट, while loop, और इसके अंदर हमने लिखा sample one dot cpp as include stream using namespace study in। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमने एक काउंटर स्टार्ट किया इंटीजर i इक्वल 1। ठीक। तो इसमें काउंटर जो होता है इनिशियलाइजेशन फेज बाहर ही डिफाइन किया जाता है। उसके बाद क्या डिफाइन किया? मैंने लिखा while। देन while मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लिखा while i। while i। अब यहाँ पे कंडीशन आपको देना है कि लूप को कितनी टाइम चलना है। अगर 5 टाइम चलना है तो उसके लिए क्या होगा? मुझे लेस देन लिखा होगा 5 while i लेस देन आर इक्वल टू 5। ओके। 5 i लेस देन आर इक्वल टू 5। देन अब हम स्टार्ट एंड क्लोज करते हैं, वाइल ब्लॉक को हम स्टार्ट करते हैं। तो वाइल ब्लॉक का मतलब वाइल का एक कंटेनर हो गया। अब इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे वो कंडीशन जब तक मैच होगा ना तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट एंड देन आई। और फिर बीच में स्पेस अगर मुझे प्रिंट करना है या न्यू लाइन करना तो न्यू लाइन तो अलग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे स्पेस प्रिंट करना तो स्पेस प्रिंट कर लिया मैंने। देन सेमी कॉलन। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये तो प्रिंट करता रहेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल 5 दिया और यहाँ पे मैंने उस वैल्यू को इंक्रीज नहीं, सॉरी, वैल्यू को अगर मैंने इंक्रीज नहीं किया तो ये इनफाइनाइट टाइम तक आपका क्या होगा? लूप चलता रहेगा और कभी रुकेगा नहीं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, कंडीशन दे दिया कि टिल लेस देन इक्वल 5 तक चलना है। लेकिन तब तक वो तभी चलेगा जब तक क्या होगा? जब तक वो लेस देन इक्वल 5 रहेगा। तो हमेशा लेस देन इक्वल 5 ही रहेगा क्योंकि वो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे हमने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है। क्योंकि हर बार वो एग्जीक्यूट होते टाइम उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जब इंक्रीज हो जाएगी तो वो एक लिमिट तक जाकर के कंडीशन फॉल्स करेगा और जब फॉल्स करेगा तो वो लूप बंद हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एक बेसिक काउंटर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जब हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो हम देख सकते हैं कि एक बेसिक काउंटर 1 2 3 4 ये 5 ये प्रिंट होगा। ओके। क्लियर? तो इस बेसिक काउंटर ये डिफाइन कर रहा है। तो इसमें क्या डिफाइन किया? इनिशियलाइजेशन फेज है, दिस इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियल वैल्यू सेट किया मैंने। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या सेट किया? कंडीशन सेट किया। कंडीशन। ठीक है।
या कह सकते हो अ, और एंड पॉइंट, क्योंकि कंडीशन ही डिफाइन करता है कि एंड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये हमारा कोड ब्लॉक हो गया, कोड ब्लॉक। और कोड ब्लॉक के अंदर मल्टीपल लाइंस आप कोड लिखना चाहो लिख सकते हो। उसके बाद ये हमने डिफाइन किया क्या, ये हमारा क्या है, इंक्रीमेंट। इसलिए कर रहे हैं कि एक लिमिट में जाकर के वो कंडीशन को फॉल्स करेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, जैसे ही वो 6 हो गई वैल्यू इंक्रीज होते होते, तो वो लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो लूप कब तक चलेगा, 1 2 3 4 5 तक चलेगा। जैसे ही 6 होगा तो वो कंडीशन मैच नहीं होगा, और कंडीशन जब मैच नहीं होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये आपका, जैसे ही कंडीशन मैच नहीं होगा तो उसको एंट्री ही नहीं मिलेगी लूप के अंदर, तो वो क्या होगा, बाहर ही बाहर आपका एग्जिट पॉइंट पे आ जाएगा लास्ट में। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल हम डिफाइन करें। अब नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे कि हमको क्या डिफाइन करना है कि नंबर्स के समिंग हमको निकालने हैं। अब वो किस तरीके से डिफाइन करना है, नंबर्स के समिंग कैसे निकालते हैं, हम डिफाइन करते हैं, वो चीज हम यहाँ पे अप्लाई करें। तो नंबर के समिंग्स कैसे डिफाइन करते हैं कि मान लो अ, मुझे 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स का सम निकाल। ठीक है, तो मुझे एक सम कंटेनर चाहिए जिसमें सम निकालूं, तो उसमें पहले से ऑलरेडी मैंने क्या स्टोर कर लिया कि जीरो स्टोर कर लिया। ठीक है, फिर मुझे एक काउंटर वेरिएबल चाहिए, तो मैंने लिख दिया इंटीजर। 1 से लेकर के 100 तक मुझे सम चाहिए, तो मैंने लिख दिया एन, सॉरी आई इक्वल 1। ठीक, या 1 से लेकर 50 या 1 से लेकर के 10 तक चाहिए, तो मैंने लिख दिया आई इक्वल 1। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा वाई। और वाई मैंने फिर कंडीशन दिया आई लेस देन आर इक्वल टू 10। देन स्टार एंड क्लोज मैंने डिफाइन किया। अब उसके बाद मुझे क्या डिफाइन करना है, लिखना है आई, सॉरी आई नहीं, सम इक्वल सम प्लस आई, या सम प्लस इक्वल आई लिख सकते थे। ठीक है, तो आप जैसे भी लिखना चाहे, हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते थे, ऐसे सम प्लस इक्वल आई, मतलब कि सम में वो आई ऐड ऑन हो। देन उसके बाद क्या, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। ठीक, आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहे, बढ़ती रहे, और लास्ट में हम प्रिंट कर लें सम को, तो यहाँ पे लिख देंगे सी आउट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज दिस। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमने रन कर लिया। तो देखिए क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल इज ए नंबर, उसका सम क्या है, 55 हो गया या। तो इस तरीके से हम समिंग भी निकाल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक रेंज का हम टोटल निकाल सकते हैं कि उसका टोटल क्या हो। तो उसके लिए हमने क्या स्टोर एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे हमने टास्क किया कि हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लिया सम, जिसमें क्या होगा, वो एक एक वैल्यू ऐड होती जाएगी, और जो आपका इंक्रीजिंग काउंटर है वो बढ़ता जाएगा। वो बढ़ते बढ़ते क्या होगा आपका, जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे वो ऐड करता जाएगा। ठीक है, किसमें, सम में। तो सम में ऐड करके सम में ही स्टोर कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है और ये 0 है सम में, तो 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। फिर नेक्स्ट टाइम आई काउंटर की वैल्यू 2 हुई, तो यहाँ पे 1 आपका स्टोर हो चुका है पहले सम में, तो 2 प्लस आपका 2 आपका 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा। फिर 3 होगा आपका 6 होगा, 6 + 4 आपका 10 होगा। इस तरीके से इंक्रीजली आपका वो बढ़ता जाएगा, काउंटर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वो ऐड करता जाएगा सम में, और सम को लास्ट में हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम ये चीज भी डिफाइन कर सकते हैं, प्लस इक्वल, जिसको अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हम बोलते हैं। ठीक है, फिर अब आते हैं कि अगर मान लो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कभी कभी क्या होता है कि एक फैक्टोरियल निकालना हो हमको, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल निकालना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट सीपीपी। अब यहाँ पे फैक्टोरियल डिफाइन करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर, और किस नंबर का फैक्टोरियल मुझे निकालना है, तो पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे एन, और एक और वेरिएबल मैंने बना लिया, यहाँ पे लिख दिया इंटीजर फैक्टोरियल। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल में मैंने ऑलरेडी 1 रख लिया। ठीक है, और फिर ये वैल्यू चाहिए, बस हो गया। देन अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनपुट करना है, तो मैंने लिया सी आउट
इंटर नंबर टू कैलकुलेट। देन यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड एक इनपुट एंड देन फिर मैंने लिखा सीन एंड इनपुट कर लिया। इनपुट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लूप डिफाइन करूंगा। लूप डिफाइन करने में यहाँ पे कंडीशन होगा जब तक एन की वैल्यू जब तक क्या आ गई ग्रेटर देन जीरो रहेगी। ठीक। अब एक चीज और जो एन की वैल्यू है हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं या हम यहाँ पे एक काउंटर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई इंटीजर आई वन मैंने डिफाइन किया और उसके बाद ये काउंटर हो गया कि वन से स्टार्ट करना है हमको और आई को कब तक चलाना है लेस देन इक्वल एन तक चलाना है। और उसके बाद मुझे क्या डिफाइन करना है यहाँ पे लिखना है फैक्टोरियल में वो आई मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और स्टोर होता चला जाएगा। और उसके बाद जब आई मल्टीप्लाई हो जाएगा फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगा तो यहाँ पे आपका जो आई है वो इंक्रीज होता चलता है। तो यहाँ पे मैंने आई इंक्रीज कर लिया यहाँ पे। ठीक। अब एक चीज और कि अगर हमारा फैक्टोरियल ही निकालना है तो हमारा फैक्टोरियल में ऑलरेडी वन है। तो यहाँ पे हमको वन से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है हम टू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टू। क्लियर। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब फैक्टोरियल हमारा स्टोर हो जाएगा तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे फैक्टोरियल ऑफ एन इज द लिस्ट। ठीक। तो ये फैक्टोरियल जिस नंबर का निकालना है वो निकल करके यहाँ पे रेडी हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे यार इंटर द नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 5 और इंटर प्रेस किया तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 120। ओके। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि अगर मुझे किसी रेंज में इवन नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने एक फिर एग्जांपल डिफाइन किया एग्जांपल 4.सी। अब जैसे कि अगर मुझे किसी रेंज में मुझे अगर फैक्टोरियल इवन नंबर्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। तो यह देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एक वेरिएबल बना लेंगे इंटीजर आई इक्वल और मैंने रेंज दे दिया यहाँ पे 1 मतलब स्टार्टिंग है। और 1 से लेकर के 20 तक मुझे अगर इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं तो कैसे प्रिंट करेंगे जो हमने फॉर लूप से भी डिफाइन किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाइल आई लेस देन इक्वल 10 कि ये 10 तक डिफाइन होगा। और यहाँ पे फिर इसके अंदर कंडीशन हम लिख देंगे इफ आई लेस देन सॉरी आई मॉडुलस 2 कि आई जो नंबर है वो डिविजिबल अगर 2 से है और डिविजिबल होने के बाद उसका जीरो नंबर रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब क्या वो 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी आउट। ठीक। तो ये आपका काउंटर हो जाएगा। देन अगर नहीं है तो यहाँ पे वो आपका जो काउंटर वैल्यू वेरिएबल है वो इंक्रीज आगे बढ़ता रहेगा। मतलब कि वो एक एक वैल्यू को डिफाइन करेगा और 20 तक मुझे डिफाइन करना है तो ये 20 लिख दिया मैंने। 1 से लेकर के 20 तक वो डिफाइन होता रहेगा। और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करें। तो यहाँ पे जब भी हम डिफाइन करें देखिए यहाँ पे जितने भी इवेंट नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक। तो देखिए इवेंट नंबर प्रिंट हो गए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अ, यहाँ पे आप लिख दो सी आउट प्रिंटिंग इवेंट नंबर्स। तो देखो प्रिंटिंग इवेंट नंबर्स इस तरीके से ये आपका प्रिंट हो जाएगा जिससे पता चलेगा कि भाई आप इवेंट नंबर प्रिंट कर रहे हो। नेक्स्ट अगर आपको क्या प्रिंट करना है ऑड नंबर प्रिंट करना तो बस लॉजिक चेंज होगा। तो फिर यहाँ पे आई हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आई वेरिएबल तो पहले से डिक्लेयर किया है। तो फिर आई 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है तो फिर दोबारा आई इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। देन फिर लिखेंगे यहाँ पे प्रिंटिंग ऑड नंबर। ठीक। ऑड नंबर्स। उसके बाद फिर हम ये चीज डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे
कि अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका ऑड नंबर है। जो भी कंडीशन है, नॉट इक्वल 0 लिख सकते हो या इक्वल इक्वल 1 भी लिख सकते हो, तो आपका ऑड नंबर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे इवन नंबर ये हो गया, ऑड नंबर देखो ये प्रिंट हो गया आपका। तो इस तरीके से आप इवन और ऑड नंबर्स यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इन एल, क्योंकि ये न्यू लाइन आपका देखो यहाँ पे ये आपका प्रिंटिंग इवन नंबर्स और प्रिंटिंग ऑड नंबर्स। तो हम इस तरीके से लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं कि किसी रेंज में इवन नंबर और ऑड नंबर को इस तरीके से व्हाइल लूप का यूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। नहीं। अब अब आते हैं किसी नंबर को अगर रिवर्स ऑर्डर में करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल से डिफाइन करते हैं कि किसी नंबर को अगर हमको रिवर्स करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक नंबर है, तो नंबर हम इंपुट कर लेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक नंबर है, इस तरीके से ये नंबर है 7289, और मुझे चाहिए इसका इस तरीके से 9827। ठीक, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर, मतलब इनपुट ये करूं और मुझे आउटपुट क्या मिले, ये मिले रिवर्स ऑर्डर। तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इंटीजर एन डिफाइन कर दिया, और एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेना आप यहाँ पे, किस नेम से, रिवर्स नेम से, जिसमें आप रिवर्स ऑर्डर में, मतलब कि ये वैल्यू किसमें स्टोर करेंगे, इसमें स्टोर करते जाएंगे, और एन में तो ये इनपुट ये वैल्यू करेंगे। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इनपुट करने के लिए एन या नंबर लिख दो यहाँ पे, नंबर, और रिवर्स में हम ये वाली वैल्यू स्टोर किए रहेंगे। ठीक है। देन अब आते हैं यहाँ पे इनपुट कर लेते, तो यहाँ पे लिखूंगा सी आउट इंटर नंबर, इंटर नंबर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके, इनपुट कर ले। अब यहाँ पे सी नंबर, नंबर में इनपुट करने के बाद हम अब यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखा मैंने व्हाइल। अब एक चीज है, जो नंबर हम डिफाइन कर रहे हैं इधर, तो उसको हम इनपुट करने के बाद हम लिखेंगे इंटीजर टेम्प, और टेम्प वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर लेंगे, उस नंबर को स्टोर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम इस वैल्यू को मैनिपुलेट आगे चल करके फ्यूचर में मैनिपुलेट करने वाले हैं, तो ये वैल्यू तो इरेज हो जाएगी। तो उस नंबर को सेव करके किसी दूसरे टेम्पोररी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम उसको मैनिपुलेट करें, जिससे हमारा जो एक्चुअल वेरिएबल वैल्यू है वो सेव रहे कहीं पर। ठीक है। तो उसके लिए हमने टेम्पोररी का यूज किया, तो टेम्पोररी में उस वैल्यू को उठा लिया, और मैंने कहा भाई टेम्पोररी की जो वैल्यू है, जब तक आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। देन फिर उसके बाद मैंने क्या डिफाइन किया, यहाँ पे लिखा मैंने रिवर्स। अब देखो रिवर्स में मैंने कहा रिवर्स मल्टीप्लाई 10, तो रिवर्स में ऑलरेडी क्या है हमारे पास, 0 है, तो यहाँ पे रिवर्स में ऑलरेडी आप रख लेना 0। ठीक। तो रिवर्स में ऑलरेडी मेरे पास 0 है, तो फर्स्ट टाइम मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और टेंथ का रिमाइंडर निकालूंगा। तो रिमाइंडर मतलब 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो आएगा वो लास्ट डिजिट होगा। तो टेंथ में जो भी वैल्यू होगी, जैसे कि मैं कहूँ कि ये लास्ट डिजिट ये 9 आ जाएगा, और 9 किसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा, 0 हुआ, और 0 प्लस 9 कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट टाइम रिवर्स में अगर 9 है और फिर ये 8 डिजिट हुआ, तो लास्ट डिजिट वो रिमाइंडर अगर निकाल के आ रहा, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 10 हुआ, 90 हुआ, और 98 हो जाएगा, मतलब 98 हो जाएगा। इस तरीके से वो रिवर्स होता चला जाएगा। ठीक है। और टेम्प की वैल्यू हम मॉडिफाई करते रहेंगे, मतलब लास्ट डिजिट रिमूव करते रहेंगे। तो लास्ट डिजिट रिमूव करने का तरीका क्या होता है, उसको डिवाइड करते रहेंगे 10 से। अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट डिजिट हटती जाएगी, मतलब वो डेसिमल पोर्शन बनता जाएगा, जिससे वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर में डेसिमल पोर्शन होते नहीं है। जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट अपने आप हट जाती है। ठीक है। तो ये चीज है, तो ये रिवर्स रिबाइनोट है। अब यहाँ पे हम जा करके ये प्रिंट कर सकते हैं, द रिवर्स ऑफ दिस नंबर इज दिस। ठीक। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कर लिया, एक मिनट।
तो हम इंटर अ नंबर, अब यहाँ पे नंबर इनपुट कर लें यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे नंबर इनपुट कर लिया, जैसे मैंने लिख दिया 5632। ठीक। जैसे मैंने इंटर किया तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि रिवर्स ऑफ 5632 इज 2365। ओके, तो ये हमारा रिवर्स हो गया प्रोग्राम। तो लॉजिक मेनली इस लाइन में है कि हमको कैसे डिफाइन करना था, कैसे डिवाइड करना था। तो ये चीज क्या होता है कि हम एक प्रोसेस डिफाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं, और उस एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं, तब जाकर के हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है।